हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूँगा अच्छे होंगे और बेहतर और बेहतरीन होंगे। पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। लगातार डेली बेसिस पे आपकी क्लास चल रही है। आज कुछ 10 से 12 मिनट का वीडियो लाइव क्लास हुआ था। तो उसमें आपको मैंने ये बताया है कि किस तरह से आपको किसी भी पेपर को हल करना है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप देख सकते हैं उसको, नहीं तो आप अपने तरीके से अगर पेपर को हल करना चाहते हैं तो भी आप हल कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं सल्तनत काल के विषय में। और जो दिल्ली सल्तनत हुआ था, मैंने बताया था आपको, दिल्ली सल्तनत या मध्यकालीन इतिहास, जो उत्तर प्रदेश हो या भारत का इतिहास हो, लगभग स्टार्ट होता है गुलाम वंश की स्थापना के साथ ही। 1206 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था, उसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। और उसके बाद में स्थापना करने के बाद में उसको लाखों का दान देने वाला लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। मिनहाज उस सिराज उसको कहते हैं, कि उसको हातिम ताई कहते हैं, जो लेखक हुआ करते थे मिनहाज उस सिराज। और उसके बाद में उसका उसका उत्तराधिकारी होता है। 1210 में उसकी मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी आता है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बाद में इल्तुतमिश अपना जो है 1210 से लेकर के 1236 तक राज करता है। उसने मतलब 2.5 दिन का झोपड़ा को कोड करवाया और एक आध युद्ध भी किए। और इल्तुतमिश ने कई सारे काम किए। उसके बाद में रजिया सुल्तान आती है, जो भारत की प्रथम महिला सुल्तान बनती है। और 1236 से लेकर 40 तक वो रहती है। उसके बाद में आ जाता है आपका बलबन। और जो इल्तुतमिश ने चालीसा स्टार्ट करवाया था, तुर्क ए चहलगामी को स्टार्ट करवाया था, उसने उसको समाप्त करवा दिया। किसने? बलबन ने उसको समाप्त करवा करके और सिद्धा और पारबोस की जो प्रथा थी उसको लागू करवाया, जिसको राजत्व का सिद्धांत कहते हैं, उसको उसने लागू करवाया था, नियामत खुदाई को। तो आज की जो क्लास है इसी क्रम को आगे बढ़ाती हुई, पिछली क्लास का आपका रिवीजन हो गया, पिछली क्लास इतनी ही हुई थी यहीं तक। उसके बाद में आज की जो क्लास है सल्तनत काल से हम पढ़ेंगे। और सल्तनत काल गुलाम वंश से ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, उसको आप लोग देख लेंगे पहले। उसके बाद में सल्तनत काल के जो वंश हैं उनके विषय में यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है, उसको आप देख लेंगे। उसके बाद में आप आगे की जो क्लास है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है, गुड़ खा तसले में। भैया गुड़ खा तसले में, ये छोटी सी ट्रिक है, इसको आप नोट कर लेंगे फटाफट से। और ये जो 5 वंश हुए, कौन कौन से? गुड़ से हो गया आपका गुलाम वंश, गुलाम वंश हो गया। खिलजी वंश हो गया खा से, खिलजी वंश हो गया। तीसरा हो गया तुगलक वंश, ता से तसले वाला तुगलक वंश, तुगलक वंश। और सा से हो गया आपका सैयद वंश। आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ला से खाल मतलब तसले से हो गया लोधी वंश। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तुगलक वंश हो गया, गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया। ये सभी जो वंश है सल्तनत काल के, सभी जो यहाँ पर वंश हो गए, इन वंशों के द्वारा राज किया गया दिल्ली पर। और ये सब क्या है? दिल्ली सल्तनत के जो सभी वंश हुआ करते थे, इन सब वंशों में से एक है। इन्हीं के जो शासक प्रशासक हुए, उन्होंने यहाँ पर दिल्ली पर राज किया था। ठीक है, तो ये ट्रिक थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक है, मतलब गुड़ खा तसले में। इसको आप ऐसे भी नोट कर लें अगर इच्छा हो आपकी। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा। इससे आप कभी भी इसका क्रम जो है भूलेंगे नहीं। तो कभी कभी क्रम पूछ सकता है पेपर में, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, छोटी सी ट्रिक है, इसको आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने बताया आपको कि जो आपका बलबन था, बलबन ने क्या किया था? बलबन ने इसके जो आपका हुआ करता था सुल्तान, जो पहला सुल्तान हुआ करता था, इसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की जो चालीसा को जैसे समाप्त कर दिया और अपना नियामत खुदाई को लागू किया, जो राजत्व का सिद्धांत था उसको लागू कर दिया। और लागू करने के बाद में होता क्या है कि दिल्ली पर अन्य शासकों का धीरे धीरे
रुतबा जाता है और धीरे धीरे जो बलबन होता है, बलबन की सत्ता भी 1287 के आसपास समाप्त हो जाती है। 1265 में स्टार्ट हुआ था बलबन, और बलबन के बाद में स्टार्ट होती है उसकी मतलब अन्य लोगों की सत्ता यहाँ पर आती है। उसके बाद में हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत पर 5 जो मैंने ट्रिक बताई आपकी, दिल्ली सल्तनत जो थी आपकी, दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया। कितने? 5 वंशों ने शासन किया था। पांच वंशों ने शासन किया, और शासन करने के साथ में उन लोगों ने क्या कुछ यहाँ पर लागू किया, उसके विषय में क्या कुछ जानकारी हमारे यहाँ पर, उसको हम देखेंगे। 5 वंश, 5 वंशों के नाम मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ। गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया आपका, तुगलक वंश हो गया, आपका हो गया सैयद वंश, ठीक है, और आपका हो गया 5वें नंबर पर लोधी वंश, ठीक है। तो ये जो आपके 5 वंश है, इन्होंने ही दिल्ली सल्तनत पर सबसे क्या, 5 वंशों ने ही जो शासन प्रशासन अपना किया था। वर्तमान का जो उत्तर प्रदेश हुआ करता था, हमेशा से ही जब से गुलाब वंश की स्थापना हुई कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के अंत तक, जब लोधी वंश चल रहा था तब तक 1500 प्लस ईस्वी तक, जब तक अकबर का शासन लगभग नहीं आ जाता है, जब तक लोधी वंश रहता है, जब तक अकबर का शासन नहीं आता, तब तक उत्तर प्रदेश जो था, वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र हुआ करता था, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र दिल्ली सल्तनत का हिस्सा रहा था। क्या था? दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा यहाँ पर रहा था। हिस्सा था, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि इसी के क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे मेरठ के इलाके, मेरठ से इलाके से लेकर के उत्तर बलिया तक का जो भी क्षेत्र हुआ करता था, बिहार तक की, कई बार तो बिहार तक का क्षेत्र लगता था दिल्ली सल्तनत में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो आपने सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी का नाम। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की जो हत्या करी थी, अब उसका ससुर भी था, उसका चाचा भी हुआ करता था, उसकी जो हत्या कर देता है मानकपुर में, प्रयागराज से पहले क्या है, मानकपुर, वहां पर हत्या कर देता था। तो इसका जो क्षेत्रफल हुआ करता था, उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान क्षेत्र है, वो इसी के अंतर्गत आता रहता था। और मैं बात कर रहा था आपका तुगलक वंश में एक शासक हुआ फिरोज शाह तुगलक। देखिए मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर देखूंगा, उसको ही आपको डिलीवर करना है, बाकी तो इतिहास में आपको पढ़ाएंगे ही, हम देखेंगे ही। एक शासक हुआ फिरोज शाह तुगलक, इसका नाम क्या था? तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, इसको एफएसटी हम लोग शॉर्ट में कह लेते हैं, एफएसटी। एफएसटी ने क्या किया, उत्तर प्रदेश में, अपने यूपी में 2 बड़े नगरों की स्थापना करी। किसकी? 2 बड़े नगरों की स्थापना की। नगरों की स्थापना की किसने? सुल्तान हुआ करता था मोहम्मद शाह, सॉरी फिरोज शाह तुगलक, ठीक। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, 2 बड़े नगरों की स्थापना करी। उनमें से 2 नगर कौन से थे? एक तो था आपका, फर्स्ट जो देखता हूं, तो था आपका जौनपुर। जौनपुर हुआ करता था। जौनपुर की कुछ विशेषताएं यहाँ पर नोट कर लीजिए। जौनपुर की उसने स्थापना क्यों करी थी? उसका भाई हुआ करता था, चचेरा भाई, अपने चचेरे भाई फखरुद्दीन जौना खां
जौना खां की स्मृति में इसने क्या करवाया था, जौनपुर की स्थापना करी थी। वर्तमान जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, क्योंकि जौनपुर को इतना मतलब कला और मतलब साहित्य के क्षेत्र में इतना विकास हुआ, उसके बाद में इसने स्थापना तो कर दी, उसके बाद में बहुत ज्यादा जौनपुर का विकास हुआ। किसकी स्मृति में करी, फखरुद्दीन जो जौना खां था उसका चचेरा भाई हुआ करता था, जौना खां की स्मृति में उसने क्या करवाया, इस जौनपुर की नगर की स्थापना करी। ठीक है, उसका चचेरा भाई हुआ करता था। एक दूसरा नगर हुआ यहाँ पर आपका फिरोजाबाद। फिरोजाबाद नगर जो था, फिरोजाबाद नगर की स्थापना इसने कहां पर करी, यमुना नदी के तट पर, दिल्ली के आसपास के इलाके में, यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर इसकी स्थापना जो है, फिरोजाबाद नगर की स्थापना करी इसने। इसको जो नाम दिया जाता है, फिरोज शाह कोटला नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है इसको, फिरोजाबाद को फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला इसको नाम दिया जाता है, इसी के नाम से इसको जाना भी जाता है वर्तमान में। ठीक है, तो ये हो गया आपका सल्तनत काल की, अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा। सल्तनत काल यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और मैं बात कर रहा था आपसे दिल्ली की जो सल्तनत पर 5 वंशों ने राज किया, उन वंशों को मैंने आपको बता दिया, एक ट्रिक भी आपको बता दी, वो अच्छी सी ट्रिक है, उसको आप लोग याद कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उस ट्रिक के साथ में वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा था, जो भी क्षेत्र हुआ करता था, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही आया करता था। उसी के अंतर्गत जितने भी राजा दिल्ली पर हुए उतने उत्तर प्रदेश पर उन्होंने ही राज किया। फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर प्रदेश में 2 बड़े नगरों की स्थापना करी, जिसमें से एक आपका हुआ जौनपुर। जौनपुर हुआ जौना खां की, अपने चचेरे भाई फखरुद्दीन जौना खां की याद में, उसकी स्मृति में उसने जौनपुर नगर की स्थापना करी। उसके बाद में दूसरा शहर हुआ आपका फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की स्थापना उसने यमुना नदी के तट पर दिल्ली के आसपास नियरेस्ट इलाके में करी। और इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फिरोज शाह कोटला, ये नाम देते हैं फिरोजाबाद को। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो फिरोज शाह तुगलक हुआ करता था, एक मेरठ में स्तंभ हुआ करता था, पहले स्थापित हुआ था अशोक का स्तंभ। अशोक के अभिलेख को उसको क्या कर दिया, अशोक स्तंभ को, मेरठ अभिलेख को उसने ले जाकर के दिल्ली में स्थापित करवा दिया। क्या किया, किसने, एफएसटी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, एफएसटी ने मेरठ स्थित अशोक का एक लघु स्तंभ हुआ करता था, लघु स्तंभ लेख, इसको इसने क्या किया, अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली ले जाकर के, कहां पर, दिल्ली ले जाकर स्थापित किया। उसका खुद का शासन था, तो वो चाहता तो चाहे जहां स्थापित करवाता, लेकिन दिल्ली ले जाकर स्थापित इसने किया, क्योंकि दिल्ली राजधानी हुआ करती थी, इसलिए दिल्ली में उसने स्थापित करवा दिया। क्योंकि मेरठ में जो अशोक का स्तंभ हुआ करता था, ये मेरठ से ले जाकर अशोक का स्तंभ हुआ करता था, स्तंभ लेख को ले जाकर उसने दिल्ली में स्थापित करवा दिया। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद में एफएसटी की मृत्यु हो जाती है। एफएसटी की जैसे ही मृत्यु हुई, उसके बाद में नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक आता है शासन में, सत्ता में, दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है। बात ये होती है, जैसे ही एफएसटी की मृत्यु हो गई, फिरोज शाह तुगलक की जैसे ही मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद
मृत्यु के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक क्या बनता है, शासक बन गया वहां पर दिल्ली का। दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया कौन, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इसने क्या किया, इसके समय होता क्या है, एक इसका मलिक होता है, सॉरी इसका एक अमीर होता है। इसके अमीर ने के समय उसके अमीर इसका अमीर कौन हुआ करता था, मलिक सरवर, जिसका नाम था मलिक सरवर। ठीक है, मलिक सरवर ने क्या किया, जो मलिक सरवर हुआ तो मलिक सरवर एक किन्नर था। कौन था, ट्रांसजेंडर का मतलब हुआ करता था, ये किन्नर हुआ करता था। तो इसने क्या किया, मलिक सरवर ने जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना करी उसी समय। क्योंकि ये जो शासक हुआ ना, इसने विशेष तौर पर ध्यान नहीं दिया शासन और सत्ता में, लेकिन ये जो था ताकतवर निकला। इसका जो अमीर हुआ करता था यही था कौन, मलिक सरवर। मलिक सरवर एक किन्नर था, इसी को कहते हैं ख्वाजा खां। ख्वाजा खां ने क्या किया, ख्वाजा खां ने जौनपुर में क्या किया, आपका शहर हुआ करता था इसी जौनपुर, जिसने एफएसटी ने जिसको बसाया हुआ था। जौनपुर में सरकी वंश या सरकी साम्राज्य की स्थापना करी थी, सरकी साम्राज्य की स्थापना करी, साम्राज्य की स्थापना की, और उसने स्वतंत्र शासन किया था वहां पर। कहां पर, जौनपुर में साम्राज्य की स्थापना की तथा स्वतंत्र शासन किया। ठीक है, स्थापना की और इसने स्वतंत्र शासन किया, स्वतंत्र रूप से, किसी का जो ना तो लेना देना था किसी से, अपना स्वयं का शासक हुआ करता था, स्वतंत्र शासन किया। दिल्ली का सुल्तान हुआ एक मोहम्मद तुगलक द्वितीय। इसने क्या किया, मोहम्मद तुगलक द्वितीय ने, दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था मोहम्मद तुगलक द्वितीय। तो इसने क्या किया था, मोहम्मद तुगलक सेकंड हुआ। इसने क्या किया, जो ख्वाजा खां हुआ करता था ना, मलिक सरवर को जो कि किन्नर हुआ करता था, ख्वाजा खां को क्या किया, मलिक उस सर्क की उपाधि दी। कौन सी, मलिक उस सर्क, मलिक उस सर्क की उपाधि प्रदान की, उपाधि दी। जिसका मतलब क्या होता है, मलिक उस स्वर्ग का मतलब क्या होता है, पूर्व का स्वामी। क्या, पूर्व का स्वामी की उपाधि दी थी। किसको, मलिक सरवर को मोहम्मद तुगलक द्वितीय ने क्या किया, पूर्व का स्वामी की उपाधि दी थी। किसको, मलिक सरवर को पूर्व का स्वामी कहा। किसने कहा, मलिक सरवर को मोहम्मद तुगलक द्वितीय ने। ठीक है, तो यहां तक आप लोग फटाफट नोट करेंगे। मैंने आपको बताया एफएसटी ने क्या किया, मेरठ स्थित इसका अशोक का एक स्तंभ लेख हुआ करता था मेरठ में, उसको ले जाकर के दिल्ली में स्थापित करवाया, ये कार्य किया। ठीक, उसके बाद में एफएसटी की मृत्यु हो जाती, मृत्यु होने के बाद में मोहम्मद तुगलक
नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक उसके सत्ता होती है। उसकी सत्ता में उसका प्रमुख जो हुआ करता था अमीर उसका, वो मलिक सरवर हुआ करता था। मलिक सरवर जिसको ख्वाजा खां के नाम से भी जाना जाता है। इसने क्या किया, जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना कर लेता है और स्वतंत्र सत्ता की अपना स्वतंत्र शासन स्थापित करता है, स्वतंत्र शासन करता है। उसके बाद में मोहम्मद तुगलक द्वितीय आता है। मोहम्मद तुगलक द्वितीय ने क्या किया, मलिक सरवर को पूर्व का स्वामी मतलब मलिक उस सर की उपाधि से नवाजा, उसको नवाज देता है, मतलब उसको उपाधि दे देता है। और इस उपाधि का मतलब क्या होता है, मलिक उस सर का मतलब क्या होता है, पूर्व का स्वामी। पूर्व का स्वामी मतलब उस समय जो सत्ता उसकी स्थापित हुई थी उसकी आपके मलिक सरवर की जो सत्ता स्थापित हुई थी, मलिक सरवर ने अपने राज्य में जौनपुर को राजधानी बनाता है। मलिक सरवर की राजधानी क्या थी, राजधानी इसकी थी, मलिक सरवर की राजधानी हुआ करती थी जौनपुर को उसने राजधानी बनाया था, क्योंकि यहीं पर उसने मुख्य रूप से शासन किया था। कहा, जौनपुर में, जौनपुर को ये राजधानी बनाया था। तो जौनपुर में जब ये सत्ता स्थापित किया था तो उस समय इसके शासन काल में जनता ठीक ठाक मात्रा में स्वतंत्र और अपनी रुचियों के अनुसार कार्य करती थी। साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में भी इसका योगदान रहा। संस्कृति को इसने बढ़ावा दिया महत्वपूर्ण तरीके से, इसको मतलब धर्मशील थोड़ा थोड़ा हुआ करता था। कैसा, जैसा कि अशोक हुआ था और इसके पिछले जितने भी शासक हुए उसके समय के, कनिष्क के जैसे धर्मशील भी हुआ। ये धर्म को बढ़ावा दिया। इसके समय में जनता जो थी खुश थी, समाज बेहतर तरीके से चल रहा था, क्योंकि ये जो स्वतंत्र सत्ता को स्थापित किया था, इसलिए किसी को कोई डर की बात नहीं थी। कोई विदेशी मतलब आक्रमण भी होता था, किधर से भी अगर आक्रमण भी होता था उसको बचाने की ये क्षमता रखता था, क्योंकि ये काफी मजबूत शासक हुआ था। इसलिए इसने अपना स्वतंत्र शासन कर भी पाया। कहाँ पर, आपके उसमें जौनपुर में। और इसका जो शासन हुआ करता था, इसका प्रशासन जो विस्तार हुआ करता था, इसके शासन का विस्तार, इसके शासन का विस्तार हुआ करता था, जो कहां से कहां तक हुआ करता था, शासन का विस्तार। और जो इसने शासन किया था, प्रशासन कहां से कहां तक हुआ, आपका इटावा सुना है ना, चंदावड़ वाला इटावा, इटावा से लेकर के विंध्याचल तक, इटावा से लेकर विंध्याचल तक इसका क्षेत्र हुआ करता था। और सॉरी, यहाँ पर इटावा से लेकर के, अगर यहाँ पर इटावा है तो इधर बंगाल होगा, इटावा से लेकर के बंगाल तक, और यहाँ थोड़ा सा सही कर लीजिए, इटावा से लेकर के बंगाल तक और बंगाल तक तथा नेपाल से लेकर, कहां से, नेपाल में इसका क्षेत्र हुआ करता था, नेपाल से लेकर के कहां तक, नेपाल से लेकर विंध्याचल तक इसी का क्षेत्र हुआ करता था, इसका साम्राज्य विस्तृत था विंध्याचल तक। विंध्याचल तक इसने अपना शासन जो है स्थापित किया और यहाँ तक उसने अपने साम्राज्य को विस्तृत किया। उसके बाद में मलिक सरवर जैसे ही इसकी सत्ता का धीरे धीरे पतन होता है, मलिक सरवर धीरे धीरे पतन की ओर जाता है, उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में होता क्या है, इब्राहिम का जो शासनकाल आता है, इब्राहिम के शासनकाल में होता क्या है, मलिक सरवर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मलिक सरवर के बाद शासन कौन बनता है, शासन में कौन आता है, सत्ता में कौन आता है, इब्राहिम शाह आ जाता है। क्या नाम होता है इसका, इब्राहिम शाह। के समय में होता क्या है, इसके समय में भी बहुत ज्यादा मतलब साहित्य और कला क्षेत्र में विकास होता है। इब्राहिम के समय क्या होता है, जौनपुर क्या करता है,
शिक्षा, संस्कृति, कला, साहित्य, शिक्षा, संस्कृति, कला, साहित्य और व्यापार के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में क्या करता है, बेहतर प्रगति करता है। कौन? जौनपुर आपका जो है विशेष प्रगति करता है, बेहतर प्रगति करता है। यहाँ पर बेहतर प्रगति करता है कौन? आपका जौनपुर शहर। इसको आप लोग नोट कर लेंगे फटाफट से। उसके बाद में जो आता है शासन, इसके समय में ना, यहीं पर अगर आपको आ जाए तो यहीं पर दिखा रहा हो तो यहीं पर बता दें हम। इसी के समय इब्राहिम शाह कहाँ गया? इब्राहिम शाह के समय ही, इसी के समय यहाँ पर क्या हुआ जौनपुर में, इसी के समय या इसने ही क्या किया था, हिंदू मुस्लिम एकता के सद्भाव, क्या किया इसने? हिंदू मुस्लिम एकता के सद्भाव को कायम किया था। एक मिसाल कायम करी थी, एक अनूठी मिसाल कायम की, जिससे हुआ क्या, जो इसका शासन हुआ करता था, इसको मैं अब आगे लिख दूं, शायद आपको नहीं दिखाई देगा। मैंने बताया राजधानी आपकी इसकी कौन हुई? जौनपुर हुआ। और जौनपुर को राजधानी बनाने के साथ में इसकी जो शासन का विस्तार हुआ करता था, इटावा से लेकर के कहां तक हुआ करता था? बंगाल तक। ठीक है, पश्चिम में इटावा से लेकर के बंगाल तक, और उत्तर में आपका नेपाल से लेकर के दक्षिण में हुआ करता था इसका विंध्याचल तक। मलिक सरवर के बाद में इब्राहिम शाह का शासन आता है। इब्राहिम शाह के शासन के समय जौनपुर ने शिक्षा, संस्कृति, कला, साहित्य और व्यापार के क्षेत्र में बेहतर प्रगति करता है। और होता क्या है, इसी के समय हिंदू मुस्लिम, और जो इब्राहिम शाह होता है, इसी के समय हिंदू मुस्लिम एकता की सद्भाव को, एक अनूठी मिसाल को कायम करता है। उपरोक्त सभी विशेषताओं के कारण ही जौनपुर को सिराजे हिंदुस्तान, मतलब हिंदुस्तान का प्रकाश, हिंदुस्तान की रोशनी के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? इन्हीं विशेषताओं के कारण यहाँ पर शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, गणित, इन सबके क्षेत्रों का विकास इन्हीं विशेषताओं के कारण जौनपुर को क्या होता है? जौनपुर को सिराज ए हिंदुस्तान, सिराज ए हिंदुस्तान, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हिंदुस्तान की रोशनी। हिंदुस्तान की रोशनी या हिंदुस्तान का प्रकाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान की रोशनी या हिंदुस्तान का प्रकाश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इब्राहिम शाह के समय पर जो शिक्षा, संस्कृति, जो समाज का विकास हुआ,
शिक्षा का विकास हुआ, कला का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ, व्यापार के क्षेत्र में इतनी उन्नत प्रगति हुई, इसलिए इसको क्या कहा जाता है। और हिंदू मुस्लिम जो एकता हुआ करती थी, इसकी एक अनूठी मिसाल कायम की किसने, इब्राहिम शाह के समय में कायम हुई, इसलिए क्या कहते हैं इसको, सिराज हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान का प्रकाश कहते हैं, हिंदुस्तान की रोशनी कहते हैं, हिंदुस्तान, लाइट ऑफ हिंदुस्तान कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आप सभी को, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो सेकंड वीडियो है ये आपका कैसा रहा। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको दिया है, उसके बाद में ये आपका सेकंड वीडियो है। और यूपी स्पेशल की जो क्लास है अच्छी लग रही है, कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, बताते रहिए। मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, मेडिवल हिस्ट्री के बाद में 4 से 5 दिन की क्लास होगी, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट कर देंगे मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री पूरी होते ही आगे आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा तीसरा वाला टॉपिक स्टार्ट होगा, क्योंकि एक